प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कार्यक्रम को लेकर के। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति बदल रहे हैं 22 अप्रैल 2023 को सुबह 6:12 पे उनका राशि परिवर्तन होगा। वो मीन राशि में अभी मार्च से लेकर के करीब 1 महीने से वो अस्त थे। अब वो आ जाएंगे मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। और ये यहाँ पे मेष राशि में अभी गुरु का गोचर है, राहु भी वही हैं और बुध भी यही हैं। हालांकि इसमें सूर्य और बुध महीने महीने पे बदलते रहते हैं। राहु अब यहाँ से उठ करके मीन में जाएंगे और गुरु क्रमशः अभी 1 वर्ष तक, अगले अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं। इन 1 वर्षों में बहुत सारे जो 12 राशियां हैं वो बहुत सारे प्रभावों से प्रभावित होने वाली हैं। पर आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, देवगुरु बृहस्पति चाहे किसी भी कुंडली में कितने ही कमजोर और कितने ही परेशान स्थिति में क्यों ना बैठे हों, इनका गोचर कभी भी किसी भी राशि के लिए खराब नहीं होता है, कभी भी खराब नहीं होता। हाँ, ये प्रभावित 12 भावों में या प्रत्येक जो ग्रह होते हैं उनसे प्रभावित होकर के इनका प्रभाव प्रभावित हो जाता है। एक ऐसा ग्रह जो आपको सिर्फ देना चाहता है। मैंने गुरु के कार्यक्रम में ये बात बताई थी कि एकमात्र देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा देना चाहते हैं। गौर करिए, हमारे माता पिता जब कभी भी उन्होंने हमें कुछ, हमारे जीवन में उनका आना हुआ है या हम उनके जीवन में जब कभी भी आए हैं, उन्होंने हमें हमेशा दिया है। कभी आशीर्वाद, कभी धन, कभी धान्य, कभी सुख, कभी संपत्ति, क्या नहीं दिया है। हाँ, तब वो परेशान कब करने लगते हैं या हमारा जीवन कब परेशान होने लगता है, जब वो हमसे स्वार्थ से युक्त होकर के हमसे लेना चाहने लगते हैं। इसी तरीके से देवगुरु बृहस्पति धर्म देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, संतान देना चाहते हैं, संपत्ति देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, पद देना चाहते हैं, प्रतिष्ठा, लाभ, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, क्या नहीं देना चाहते। और आपकी कुंडली का सर्वाधिक जो शुभ ग्रह है, अगर वो आपसे लेने लगेगा तो जो कोई देगा और वही अगर लेने लगे तो सोच के देखो, आपसे अगर छीनेंगे तो क्या छीनेंगे? वो आपके सुत छीन लेंगे, वो आपके सुख छीन लेंगे, वो आपकी संपत्ति छीन लेंगे, आपसे आपका धर्म छीन लेंगे, आपसे आपकी यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और नौकरी छीन लेंगे। तो अगर देने वाला ग्रह अगर छीनने पे उतारू हो जाओ तो सोच के देखिए कि आपके जीवन में फिर बच क्या जाएगा। इसलिए आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। एक श्लोक है, द्वि धर्मे च लाभे सुते सप्तमे स्यात्। द्विधर्मे च लाभे सुते सप्तमे स्यात्। द्वि मतलब दूसरा, धर्मे धर्म भाव, द्विधर्मे च लाभे लाभ भाव, सुते मतलब सप्तम भाव, पंचम भाव जहां से सुत का विचार किया जाता है, पुत्र का, सुते सप्तमे स्यात्। यहां इन भावों से देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब होता है तो वो हमेशा प्रत्येक जातक को कष्ट न देकर के सुख देते हैं। मतलब अच्छाइयां और लाभ, चाहे वो धन का हो, चाहे वो पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे संतान का हो, चाहे मेल मिलाप का हो, चाहे संतान से संबंधों का हो, माता पिता के सुख का हो, उनके साथ बिताए गए पलों का हो, आपके लाभ का हो, आपकी नौकरी में पद वृद्धि का हो या फिर आपके धन की वृद्धि का हो, संपत्ति का हो, पैतृक संपत्ति का सुख का हो, आपस में लोगों के मनमुटावों को त्याग करके लोग एक दूसरे के लिए परिचित हो जाते हैं और फिर आपस में गले मिल जाते हैं। ये गुरु कराते हैं। तो क्या बात कही मैंने कि द्विधर्मे च लाभे सुते सप्तमे स्यात्। गुरुर लाभकारी क्रये विक्रयोपि। गुरु जो होते हैं वो लाभकारी हो जाते हैं। क्रये विक्रयेपि, क्रय और विक्रय का लाभ देते हैं। आप कुछ भी खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये गुरु का राशि परिवर्तन किसी भी राशि के लिए खराब नहीं है, खराब नहीं है। ये ग्रंथ की बात बताता हूं क्यों। ये अपने मित्र की राशि में है और ये राहु के साथ बैठेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पैदा करेंगे, आंतरिक समस्याएं देंगे, दांपत्य में कभी कभी कमजोरी रहेगी। ये प्रत्येक राशि के लिए बता रहा हूं, किसी एक राशि के लिए नहीं बता रहा, प्रत्येक के लिए बता रहा हूं। आप इसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे
गुरु का गोचर जब राशि से 12वें जाए तो ठीक नहीं होता, गुरु का गोचर जब राशि से 6वें जाए तो ठीक नहीं होता, और गुरु का गोचर जब 8वें जाए तो कमजोर होता है। पर गुरु का गोचर कभी भी किसी राशि से खराब नहीं होता, कभी भी किसी राशि से खराब नहीं होता। ये आपको हमेशा ही देने ही वाले हैं और हमेशा देंगे ही देंगे। अब इसको देखना कैसे है, देखने के तरीके के ऊपर जब बात आपकी चलेगी तब आपको पता चलेगा कि वस्तुतः ये आपको दे रहे हैं। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा से देखेंगे, जब आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित हैं वहां से राशि के आधार पर देखेंगे कि वहां से आपकी कुंडली में गुरु कहां जा रहे हैं। तो चंद्रमा अगर जहां बैठे हैं वहां से देवगुरु बृहस्पति अगर चंद्रमा के ही राशि में गए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं तो वहीं से गुरु का गोचर थोड़ी बहुत मानसिक संताप देंगे, मानसिक कंफ्यूजन बढ़ेगा, थोड़ा मन थोड़ा बहुत चिंतित होगा, बहुत ज्यादा नहीं, पर फिर भी देंगे क्या, ये देंगे आपकी गंभीरता, ये देंगे आप में धैर्य, ये देंगे आपको और भी ज्यादा चरित्रवान बना देंगे, और ये और भी ज्यादा आपको पुरस्कृत करेंगे समाज से। ये तो पहली बात है कि चंद्रमा अगर उसी मेष राशि में बैठे हैं तब की बात है, और अगर वृषभ राशि में बैठे हैं तो ये आपके व्यय को संतुलित करेंगे। फिर आपका व्यय अब गलत और गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आपकी राशि से ये 12वें जा रहे हैं। 12वें के गुरु ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ा दो, वो आपको सलाह देना चाहते हैं। समझने की बारी है, राशि फल को समझने के लिए आपको बहुत आसानी से ग्रह के प्रवृत्ति को समझने की आवश्यकता है। वो कौन सा ग्रह है जो आपकी राशि से कहां बैठ रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको अपने व्यय पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है और कंसंट्रेशन बढ़ाने की आवश्यकता है अपने कामों पे। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ सकती हैं, और इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत दूसरों से जो जलने की बदबू आएगी, जो आपके काम से कुछ लोग जलेंगे, वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि तब उन्हें ये 1 वर्षों तक का गुरु का गोचर जो है आपके प्रति उनका भाव ये बना देगा कि अब ये रुकने वाला 1 वर्ष तक नहीं है। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है, चंद्रमा अगर 3 नंबर में बैठे हैं कुंडली में, तो यहां से गुरु का गोचर एकादश में जाएगा, जो आपको पद वृद्धि देगा, दाम्पत्य का सुख देगा, संतान का सुख देगा, संतति से जो मतभेद बनेंगे वो कमजोर हो जाएंगे और उस पर प्रेम आ जाएगा, संतान का सुख बढ़ेगा, उसके प्रति आपके मनोभाव मिलने लगेंगे। वैचारिक मतभेद जो इतने दिनों से बना आ रहा था वो अब अगले 1 वर्षों तक निश्चित रूप से अनुकूल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके परिणाम आपको मिलने लगेंगे, आपने जो अभी तक परीक्षा के लिए मेहनत की थी उसका परिणाम आपको दिखने लगेगा। इसके बाद यहां से अगर मिथुन राशि आपकी है, चंद्रमा 3 नंबर में बैठे हैं और गुरु 1 नंबर का परिणाम करेंगे, तो आपको ये अब कम्युनिकेटिव बना देंगे और आपकी यात्रा का फल आपको मिलने लगेगा। जो रुके हुए काम थे कई वर्षों से वो अब होने के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए भी गुरु का गोचर नुकसान आपकी कुंडली में या कभी भी आपके जीवन में, अब जैसे आप ज्योतिष समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपनी गंभीरता को भी समझ रहे होंगे कि आप कितने गंभीर हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा संतुलित होकर के समझ रहा है, ज्योतिषीय कार्यक्रम को देख रहा है, ज्योतिष पे उसकी पकड़ है, तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को समझने की ताकत उसकी किसी सामान्य व्यक्ति से निश्चित रूप से ज्यादा है। ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप और मैं जैसे लोग जब हम किसी ग्रंथ की बात को अपने जीवन में उतारने की संपूर्णतया कोशिश कर रहे हैं, इसका अर्थ ये सामान्यतया है कि हम उस सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल ही बाहर हैं जो अपने जीवन में ग्रहों के प्रभावों को न तो समझता है और न ही ग्रहों के प्रभावों को समझने की कोशिश करता है या चेष्टा करता है। लेकिन जो व्यक्ति कम से कम इनके परिवर्तन को, जो दूर बैठे हैं ग्रह, उसको समझने की कोशिश में है, इसका अर्थ है कि वो नुकसान उसका कम होगा। वैसे ही अगर आपकी कुंडली में राशि कर्क की बनी है, ध्यान से समझिएगा, अभी ये कार्यक्रम थोड़ा बड़ा बनेगा पर आपको लग्न के आधार पर भी बताऊंगा। तो अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं और गुरु का परिवर्तन मेष राशि में होगा, अब अगले 1 महीने तक, जो ये अप्रैल के बाद जो ये महीना है, 1 महीने तक गुरु अस्त रहेंगे। इसमें धार्मिक कृत्य कुछ कुछ बंद भी रहेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद जो ये अगले 11 महीने रहने वाले हैं, ये कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही लाभदायक होने वाला है। मांगलिक कृत्य के अवसर भी मिलेंगे, कुछ सामाजिक पद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, सरकार से फायदा होगा, नौकरी में लाभ हो जाए, यात्राएं बड़ी अच्छी हों,
इसके साथ साथ जब कर्क राशि आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, तो मेष राशि में गुरु का गोचर आपके चहुमुखी और बहुमुखी विकास के लिए उत्तरदायित्व में आ जाएंगे। ये गुरु से चंद्रमा के बीच का जो संबंध होगा वो गज केसरी का बनेगा। अब आपको देखना यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसे हैं, शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं। अगर पाप ग्रह बनेंगे तो नौकरी के परिवर्तन को लेकर के थोड़े शांत हो जाइएगा, नौकरी बदलने के बारे में मत जाइएगा। लेकिन अगर जो शुभ ग्रह होंगे तो कार्य क्षेत्र में किसी भी बहुत बड़े बदलाव के लिए आप आराम से पैर उठा सकते हैं। इस दौरान अन्न में उत्पादन में वृद्धि भी होगी और अन्न के दाम भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ भयंकर देश के विभिन्न हिस्सों में उपद्रव भी होगा। अब आगे बढ़ता हूं। अगर आपकी राशि सिंह है तो गुरु का गोचर मेष राशि में सिंह राशि के चंद्रमा पे गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी और सिंह राशि वाले पे पक्की दृष्टि उनकी जाएगी। ऐसी अवस्था में संतान का लाभ हो, सुख मिले, दाम्पत्य का क्षेत्र बढ़िया हो, विवाह हो जाए, संतान की प्राप्ति हो, नई संतति, नए लोग, नए मित्र, नया प्रेम और नया व्यवहार और व्यवहारिक होने का गुण। आप अब गंभीर हो जाएंगे, अलग से होता नहीं है, वो आप में स्वतः वैसे गुण विकसित होते जाएंगे। कुछ भी अलग करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको अब उस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो भी विचारधाराएं बनती हैं वो हमारे तुलना में, जहां मैं बैठा हूं और जहां आप बैठे हैं, वहां से उन ग्रहों के परस्पर दूरी के आधार पर वो चीज हमें प्रभावित करती है। आप दिल्ली में हैं और मैं बिहार में हूं, तो मुझसे उस ग्रह की सापेक्ष दूरी कैसी है और आपसे उसकी दूरी कैसी है, इस आधार पर ही ग्रह हमें प्रभावित करता है। कहने का अर्थ है कि ये जो सिंह राशि वाले जातक होंगे उनके लिए ये गुरु की जो दृष्टि होगी वो उनके संपूर्ण लाभ के लिए उत्तरदायित्व हो जाए, उसका वो उत्तरदायी होगा और वो निश्चित रूप से आपके संपूर्ण विकास का प्रक्रम संभालेगा। बुद्धि की वृद्धि होगी, अच्छे और बुरे में भेद पता चलेगा। गुरु जो है वो इस काम में आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। सिंह राशि वालों के प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, चल अचल संपत्ति और विवाह आदि में लाभ होने लगेगा। अगर आपकी राशि कन्या बनी है तो ये अब यहां पे कुछ लोग क्या कहेंगे, जैसे ग्रंथ की भी बात है कि अगर राशि से जो कन्या राशि वाले लोग हैं तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर राशि से 6वें जा रहा है, कहेंगे ना 6वें, 7वें, 8वें जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका एक नेगेटिव पक्ष यह होगा कि आपका मन विचलित हो सकता है, छोटी छोटी समस्याएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। पर इसका जब आप सकारात्मक फायदा देखते हैं तो क्या होगा, आपके दुश्मन अब शांत हो जाएंगे, आपके शत्रु अब शांत होंगे, आप अपनी आवश्यकता के आधार पर व्यय करने वाले हो जाएंगे। अब आपको ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है कि मैं अपनी आवश्यकता के आधार पे अपना व्यय नियंत्रित कर रहा हूं या उसको नियंत्रण करने की कोशिश में हूं, उसको नियंत्रण में रखना चाहता हूं। ये तो एक अच्छी बात है। अगर यहीं पे अगर अच्छे ग्रह का गोचर नहीं होता तो निश्चित रूप से ये समस्या बन जाती। जैसे सूर्य आ जाते, अगर राशि से 6वें भाव में सूर्य जाते तो कष्ट दे देते, पेट का रोग बनाते, पर वस्तुतः गुरु का गोचर 6वें भाव में आपको सकारात्मक भाव भी देगा। आपके जीवन में पॉजिटिविटी भरने का काम भी ये गुरु करेंगे। जैसे दुश्मन को समझाने की शक्ति विकसित होगी, उससे बात करने में डर नहीं लगेगा और आपका झुकाव हमेशा ही झगड़े से न जाकर के समझौतावादी हो जाएगा। अब आप समझौता करने के लिए तत्पर होंगे, सामने वाला भी आपके प्रति कोई खूंखार भाव अगले 1 वर्षों तक नहीं रखेगा। किसी ने आपका पैसा लिया है, वो लौटाने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो संभवतः आप ऋण से मुक्त भी हो जाएंगे और हो सकता है तो वो भी आपका ऋण चुका दे। तो ये गुरु कैसे खराब होंगे? इसका अर्थ है कि हमें ग्रहों की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है कि वस्तुतः कोई चली हुई परिपाटी जिसने बना दी उससे हट करके अगर विचार करते हैं तो उसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं। तो आपकी कुंडली में इसका एक सकारात्मक नहीं, बहुत सारे पक्ष ये निकल जाएंगे कि आपके शत्रुओं से आपकी मैत्री हो सकती है। उसको समझने में और समझाने में आपको देर नहीं लगेगी। वो आपके भावों तक आपके टेबल पे आकर के आपकी बात समझ सकता है और इस दौरान आपके पेट की दवाइयां जो चल रही थी वो शायद आपको छोड़नी पड़ जाए, हो सकता है बीमारी ठीक हो जाए। क्लियर है? अगर आपकी राशि बनी है तुला और गुरु मेष में है तो विवाह हो, संतान वृद्धि हो। अगर पहले से एक संतति है और दूसरी संतति कोशिश करना चाहते हैं तो इसमें आपको फायदा हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त आपका व्यापार बढ़े, व्यापार में चल रही बाधाएं कमजोर हो जाएं, आप नियमित होंगे, यात्रा करेंगे, सुखद यात्रा हो, विलंब से कोई काम बनता आ रहा हो, जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ना बन रही हो, सरकारी कागज न बन रहा हो, कोई कागज जमीन जायदाद वगैरह कमजोर हो रहा हो, आप अभी तक अनियमित जीवन जी रहे थे, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया रिजोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो इस गुरु के परिवर्तन से आप में संभव है। अपनी दिनचर्या पे आप ध्यान देंगे तो इसका फायदा गुरु से मिल सकता है। अगर आपकी राशि अष्टम भाव में है, यानी कि वृश्चिक राशि बनी है, इसका अर्थ होगा, अब जैसे यहां पे क्या होगा, यहां पे लोग ये कहेंगे कि अब यहां पे व्यक्ति तरह तरह की बीमारियों से उलझेगा, इसके साथ साथ उसको भयंकर पीड़ा होती है मानसिक, पर वस्तुतः ये गुरु आपकी राशि से छठवें जा रहे हैं। एक, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो 1 2 3 4 5 6, अब यहां आपको सबसे ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने शत्रुओं को, अपने मित्रों को, अपनी निद्रा की अवस्था को और अपनी चल रही दवाइयों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप लगातार एक ही दवाई खाते जा रहे हैं, उसको चेक कराने की आवश्यकता है। ये एक सकारात्मक भाव है कि जिसने ग्रह आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम आपको क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं करना है। रेगुलर जो चीज आप इतने दिन से लगातार कर रहे थे, उसमें कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसका 1 वर्षों तक अगले मौका मिलने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर मैं समझता हूं कि आपको झट से फायदा देने वाला हो सकता है। कई बार आप लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, उसका रिपोर्ट आपके पास नेगेटिव था, आप उसे जाकर के चेक कराएंगे तो हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक आपको प्रभावित कर दे और सकारात्मकता से प्रभावित भी कर दे। अगर वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में बनी है तो गुरु का गोचर आपकी राशि से छठवें जा रहा है। ऐसी अवस्था में एक बड़ी गहरी बात है कि मन शांत रहे, तृप्त रहे, आशावादी प्रवृत्ति बनी रहे और संतोषी प्रवृत्ति होती है। वेदांत पढ़ने का, वेद शास्त्र पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का, पुराण पढ़ने का, धार्मिक कृत्य करने का बड़ा मन करता है। और इसमें भी और भी अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति बहुत दिन से बिस्तर पे पड़ा पड़ा मृत्यु के लिए बेचैन है, उसकी मृत्यु बड़ी ही शांति और सरल तरीके से हो जाती है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिन से मृत्यु की प्रतीक्षा में है, तो अब अगर मृत्यु हो जाए अगले 1 वर्षों में, तो निश्चित रूप से वो बेचैन नहीं रहेगा और सुखद मृत्यु होगी और धाम जाएगा। गुरु का गोचर अगर आपकी राशि से 5वें जाए, यानी कि अगर आप धनु राशि के हैं, तो ऐसी अवस्था में धार्मिक सुख बढ़ता है, धार्मिक यात्राएं होती हैं, मन शांत रहता है, आनंदित होता है, बड़े रिश्तेदारों से आशीर्वाद मिलता है, मित्रों का स्नेह मिलता है, पदोन्नति होती है, भाग्य का लाभ मिलता है और संतान का सुख बढ़ता है, यात्राएं बढ़ती हैं, वैवाहिक कृत्यों में व्यक्ति का गमनागमन होता है, अच्छे कृत्यों में उसके पैसे जाते हैं, कुछ दान पुण्य का अवसर मिल जाता है, आदि आदि चीजें हो जाती हैं। दशम स्थान के गुरु अगर आपकी राशि मकर राशि है और गुरु मेष राशि में है, ऐसी अवस्था में प्रायोगिकता बढ़ती है। अब वो प्रैक्टिकल होकर के किसी भी चीज को समझने की कोशिश करता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में मान बढ़ता है और उसको नई जिम्मेदारी भी मिलती है। नौकरी के क्षेत्र में वृद्धि होती है, पद वृद्धि होती है, सांसारिक सुखों की वृद्धि होती है, सुख बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, अनुभव भी बढ़ता है और प्रभावित करने की शक्ति और शैली भी बदल जाती है। एकादशवें भाव में, यानी कि अगर आपकी राशि कुंभ राशि बनी है, तो मित्रों का सुख बढ़ेगा, अपने बल पे प्राप्त करने का भाव जागेगा, बहुत सारी चीजें प्राप्त होने लगती हैं, विवाह का सुख बढ़ता है, संतति का सुख बढ़ता है, बड़े भाई बहनों का आरंभ, जीवन में बड़ा ही अच्छा जो संबंध कमजोर पड़ा था वो ठीक हो सकता है अगले 1 वर्ष में प्रयास करेंगे तो। और ये निश्चित रूप से आपके प्रत्येक प्रकार के बंद कामों को रोकने वाला हो जाता है। जो काम इतने दिन से बंद थे, जो प्रोजेक्ट इतने दिन से बंद था, आप उस पर अगर थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देंगे तो गुरु का बल आपको मिल जाएगा। 12वें लोग कहते हैं खराब है, नहीं खराब है। आपका व्यय, आपकी मित्रता, आपका आत्म संतुलन और आपके मित्र, आपके माता पिता का सुख, माता पिता की दवाइयां और आपका जो गलत जगह पे व्यय हो रहा था, गलत और अच्छे के बीच का भेद जानना, ये सब गुरु कराएंगे। तो बुरे कहां से हैं? क्लियर है? अब एक बात और बताता हूं। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन कभी भी किसी भी राशि के लिए खराब नहीं होता। हां,
वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस ग्रह के द्वारा देखे जा रहे हैं आपकी कुंडली में, किस राशि में बैठे हैं, और उस राशि में जहां वो बैठे हैं। जैसे अगर ये गुरु आपकी राशि में मेष राशि में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से ये संपूर्णतया अच्छी होगी। अगर वृषभ राशि में गुरु बैठे होंगे तो थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है, पर आपका व्यय संतुलित होगा और आपकी बुद्धि परम तत्व को समझने वाली हो जाएगी। अगर मिथुन राशि में बैठे हैं तो अपनी जहां बैठे हैं, आपकी कुंडली में जहां पे राशि बनी है उनकी, जहां वो बैठे हैं, अगर वो मिथुन राशि में बैठे हैं तो भी ये लाभ देते रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु कर्क राशि के बैठे हैं तो ये भी गोचर आपके लिए कम से कम चल अचल संपत्ति में मेंटेन करने वाला और किराए का धन बढ़ने वाला हो जाता है। अगर गुरु सिंह राशि के बैठे हैं तो भी आपके लिए ये अनुकूल ही होंगे और फायदेमंद होंगे। अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि में बैठे हैं गुरु, तो मेष राशि का गोचर इनसे आपको जो लंबी दवाइयां चल रही हैं, जो लंबी बीमारी है, जो लंबे समय से दुश्मन चले आ रहे थे, और जो बीमारी अब जो परेशानी जीवन में चल रही थी, उसमें वो सकारात्मक भाव दे देंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु तुला के बैठे हैं तो और भी अच्छे परिणाम देंगे, और इसमें आपका दैनिक जीवन, दिनचर्या, दाम्पत्य, सुख का सुख, व्यापार का सुख और विवाह का सुख, और कम से कम आपके जीवन में जो पहला क्षेत्र है, जो आपका छोटा समाज है, जो आपका परिवार, जो चार दीवारी के अंदर रहता है, उसका सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अगर गुरु आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, ध्यान से समझिए, यह अलग तरीका है। अगर आपकी कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हैं और अभी वो मेष राशि में जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाइए, धर्मशास्त्र को अपने पास रखिए, ऐसे इन ग्रंथों को समझने की कोशिश करिए। ये है पद्म पुराण और ये मैं आपको दिखाऊं, ये भक्तमाल है। ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता है। तो इन 1 वर्षों में अगर आप चाहें तो इन ग्रंथों को सदगति से पढ़ सकते हैं, हो जाएगी। तो ये अष्टम भाव में अगर है तो। अगर आपकी कुंडली में गुरु धनु के बैठे हैं तो धर्म, अध्यात्म, चिंतन, अच्छा भाग्य, सत्कर्म, यात्रा, उच्च शिक्षा, विदेश गमन, विदेश यात्रा, माध्यमिक शिक्षा, माता पिता भाई सबका सुख और सबके साथ मिलके रहने का भाव, ये सब 1 वर्षों में रहेगा। अगर मकर राशि के बैठे हैं तो ये भी गोचर आपके लिए कम से कम आपके लिए उत्तरदायित्व बनाएगा। उत्तरदायित्व बना देता है, मतलब दे देता है, उत्तरदायी बना देता है, और उसके बाद प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है, सामाजिक बनाता है, और उसके बाद आपको अनुभवी बना देता है। कम पैसे हो सकता है कि मिल जाएं, पर नौकरी नहीं छूटेगी, और नौकरी को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं आने देगा। अगर कुंभ राशि में बैठेंगे, अगर आपकी कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हैं तो भी ये गोचर आपके लिए लाभदायक ही है। 12वें में आपके व्यय को संतुलित करेंगे और आपकी यात्रा सुखद करेंगे। तो कमजोर नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसको ठीक कैसे और भी किया जा सकता है। ये ग्रह हमारे जीवन में साक्षात वामनावतार के रूप में उपस्थित होते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में भगवान वामनावतार के रूप में उपस्थित है। इनका वामनावतार हमारी कुंडली में होता है। जैसे बुद्धि को सही जगह पे लगाना और उससे फायदा उठाना, बुद्धि को सही जगह पे लगाना और उससे फायदा लेना, ये काम देवगुरु बृहस्पति करवा रहे हैं। अगर आप थोड़ी गंभीरता से अपने जीवन को समझने की चेष्टा करते हैं तो निस्संदेह ये गोचर आपके लिए कमजोर नहीं है। ये समझने की बात है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, गीता जी के 11वें, 13वें, 5वें और 18वें अध्याय का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ब्राह्मणों का पूजन, उनका सत्कार, ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आदर और मीठी वाणी, प्रेम से प्रणाम। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, मीठी वाणी, उनका सत्कार, उनके कहने में आना और उनकी बात मान लेना और उनके हिसाब से जीवन जी लेना। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, वो आपसे पैसे की अपेक्षा नहीं रखते। और दूसरा, सत्कर्म से युक्त जीवन जी लेना। इस दौरान मांसाहार त्यागने की कोशिश और रविवार को नमक छोड़ देना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। एकादशी आरंभ कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।